नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल 8127 आदित्य एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास का पोर्शन कोहलबर्ग, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। कोहलबर्ग से संबंधित सारे सिद्धांत, इनके स्तर, इनसे संबंधित क्वेश्चन, आपको टेट हो या सीटेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इनके बगैर एग्ज़ाम ही नहीं होता है। इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलना ही मिलना है। तो चलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं कोहलबर्ग जी के बारे में। कौन है, इन्होंने क्या कौन सा सिद्धांत दिया, सारी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और बिल्कुल ही यदि आपको कोहलबर्ग नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर ही समझ आ जाएगा। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का वीडियो क्या है, सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कोहलबर्ग सर का फ़ोटो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कोहलबर्ग के बाद जानते हैं कि इनके बारे में कैसे क्या है, कोहलबर्ग जी कहाँ के रहने वाले थे, क्या है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग कई सालों तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे। वह 1970 के दशक के शुरुआत में अपने काम के लिए प्रसिद्ध हो गए। वह बच्चों के साथ 20 साल तक एक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग करने के बाद कोहलबर्ग इन निर्णयों पर पहुँचे कि इन साक्षात्कार में बच्चों को कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाई गईं जिनमें कहानियों के पात्रों के सामने कई नैतिक उलझनें थीं, कई नैतिक दुविधाएं थीं। इन्हीं नैतिक उलझनों के चलते कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। तो दोस्तों, कौन सा सिद्धांत इन्होंने दिया? इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, जो चलकर ही बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित हुआ। तो इन्होंने क्या किया है, इसके कहने का मतलब है कि इन्होंने अब जब ये विश्वविद्यालय में, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे, इन्होंने वहाँ पे उपस्थित जो बच्चे थे उन पर प्रयोग किया, साक्षात्कार किया। साक्षात्कार मतलब फेस टू फेस उनको, और किस प्रकार से किया कि उन बच्चों को एक कहानियाँ सुनाते रहे, कई प्रकार की कहानियाँ सुनाते रहें। और कहानियाँ ऐसी थी कि आप उसमें उलझन में पड़ जाएँ कि इसका, और कहानियाँ सुनाने के बाद वो पूछते थे कि बताइए इसमें क्या सही है, क्या गलत है। तो जब सही और गलत का निर्णय होता था तो वहाँ पे बच्चे उलझन में पड़ जाते थे। उनको समझ ही नहीं आता था कि इनमें कौन सा, क्योंकि उसमें दोनों पक्ष सही लगते थे, दोनों पक्ष गलत लगते थे। ऐसा कुछ उनका ऐसी उनकी कुछ कहानी होती थी। तो दोस्तों, वो कहानी उन्होंने कौन कौन सी कहानी, उनमें से एक कहानी बहुत ही प्रचलित हुई कोहलबर्ग की सिद्धांत में, जो हिंज की कहानी के नाम से फेमस है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि नैतिक विकास है क्या। तो नैतिक विकास बच्चे के विकास का एक दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है। मानवीय क्रियाओं के सही या गलत होने के मध्य अंतर करना सीखना। बच्चे जिस तरह से सही व गलत के बीच अंतर करना, अपराध बोध की अनुभूति करना, स्वयं को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रख कर देखना, तथा दूसरे लोग जब कष्ट में हो तो उनकी मदद करना सीखना, यह सभी नैतिक विकास के घटक हैं। तो नैतिक विकास क्या है कि यदि आप, कोई आदमी कष्ट में फंसा है तो उसको आप उसकी सहायता करते हैं। कोई आदमी कष्ट में है तो उसकी अनुभूति करेंगे कि भाई ये कष्ट में है, तो यदि इसकी जगह पे मैं होता तो कितना कष्ट पूर्ण होता। इस तरह के जो स्टेटमेंट या इस तरह की जो अनुभूति है वो नैतिक विकास कहलाई। ठीक, तो और उसका मेन क्या है कि मानवीय क्रियाओं के सही या गलत होने के मध्य अंतर करना, कि क्या सही है क्या गलत है, इसके बीच क्या अंतर है। ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आई? ये सब चीज़ें नैतिक विकास के अंतर्गत आई। और ये किसने बताया? इन्होंने बताया, कोहलबर्ग साहब ने। चलो दोस्तों, हिंद की कहानी के बारे में हम जानते हैं। इसके माध्यम से इन्होंने बच्चों को नैतिक विकास का सिद्धांत समझाया, और यही इसी कहानी में इनका पूरा तत्व समाहित है। तो कोहलबर्ग के अनुसार यह कहानी हिंज नामक एक व्यक्ति से संबंधित है जो यूरोप में रहता था। वो हिंज नामक व्यक्ति कहाँ रहता था? वह यूरोप में रहता था। तो इसमें कहानी में यह है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, फिलहाल मैं ऐसे ही सुना देता हूँ आपको, आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा कि हिंज नामक एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी बहुत ही बीमार थी। इतना ज़्यादा बीमार थी, और बीमार किस चीज़ से? उसकी कैंसर नामक एक बीमारी से वो ग्रस्त थी। तो कैंसर नामक बीमारी से ग्रस्त थी, तो वो कैंसर की बीमारी का वो बहुत इलाज करा चुका था, और इलाज सही नहीं हो रहा था, क्योंकि कैंसर उस समय लाइलाज था। मतलब लाइलाज क्या था, दवा थी, मगर ज़्यादातर लोग उसे खरीदने पर बहुत महंगी दवा होती थी। तो वो जो हिंज नामक व्यक्ति था, वो बहुत प्रकार से दवा सब कुछ कर के हार गया था। कोई आसरा नहीं बचा था कि हाँ, कैंसर के हिसाब से। तो उसको किसी ने, एक डॉक्टर ने सलाह दी कि भाई, इस बीमारी की दवा तो एक उपलब्ध है। एक शहर में एक चिकित्सक हैं, एक रसायनज्ञ हैं, उन्होंने एक दवा बनाई है, और वो दवा उन्हीं के एक मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध है। यदि आप वो दवा ले आते हैं तो आपकी पत्नी सही हो जाएगी वो दवा पी के। तो वो भाई, वो हिंज नामक व्यक्ति वहाँ पे दवा, उसके रसायनज्ञ के वहाँ गया, उसके मेडिकल पर गया।
तो उन्होंने वो कहा कि हमें भाई दवा दे दो। तो दवा देने को कहा तो उसने कहा कि दवा तो नहीं मिल पाएगी क्योंकि दवा बहुत महंगी है। तो उसने हिंज नामक व्यक्ति ने उस दवा का मूल्य पूछा तो मूल्य इतना ज़्यादा था कि वो उस मूल्य को चुका नहीं सकता था। यदि वह अपने मित्र पड़ोसियों से भी लेता तब भी वो 50% ही रुपए उसके इकट्ठा कर सकता था। उस दवा को लेने में वो बिल्कुल ही अक्षम था, कुछ भी समर्थ नहीं था उस दवा को लेने के लिए। तो उसने बार बार उससे गिड़गिड़ाया रसायनज्ञ से कि भाई मुझे दवा दे दीजिए, मेरी पत्नी जब सही हो जाएगी तो मैं इस दवा का बाद में पैसा अदा कर दूंगा, सारा कैसे भी अदा कर दूंगा। मगर बात ये थी कि वो दुकानदार कह रहा था कि मैं दवा तुमको नहीं दे सकता, मैंने ये दवा बनाई है, इस दवा का मैं 10 गुना से अधिक लागत मूल्य से अधिक मूल्य कमाऊँगा, पैसे कमाऊँगा। जब वो किसी भी तरह से रसायनज्ञ नहीं मानता है तब क्या करता है, तब वो हिंज नामक व्यक्ति उसी रात को जा करके उसके वहाँ से चोरी कर लेता है मेडिकल से। रात को ही वो दवा ले करके अपने पत्नी को पिला देता है। तो ये कहानी कुछ इस प्रकार थी हिंज नामक व्यक्ति की। तो उसमें जो कोहलबर्ग ये कहानी सुना करके बच्चों से पूछते हैं कि भाई बच्चों बताइए कि इसमें कौन सही है और कौन गलत है। तो इसमें हिंज वैसे तो सही था मगर उसने चोरी कर ली, तो वहाँ पे एक दुविधा आ जाती है कि है तो गलत हिंज भी। अब डॉक्टर वैसे तो डॉक्टर था, ठीक था, मगर गलत वो भी है क्योंकि उसने उस व्यक्ति को दवा की ज़रूरत थी और वो पैसे कमाने के चक्कर में था। तो यहाँ पे ये चीज़ यदि एक पक्ष का केवल वो करना हो, मूल्यांकन करना, तो यहाँ पे थोड़ा कठिन हो जाता है कि मतलब कौन सही है, या हिंज सही है या फिर डॉक्टर सही है। तो ऐसा लगता है कि हाँ दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह पे। तो यही चीज़ जो थोड़ा उलझन पैदा करती, यही मॉरल डिलेमा कहलाई, नैतिक दुविधा कहलाई। तो बस ये कोहलबर्ग जी यही समझाना चाहते थे कि नैतिक संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ नैतिक विकास भी बच्चे का होना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने इस चीज़ को नैतिक दुविधा कहा, मॉरल डिलेमा कहा। तो उसके बाद देखते हैं कि हाँ फिर इन्होंने ऐसी कहानियों के मार्ग से निष्कर्ष के आधार पर इन्होंने कुछ नैतिकता के स्तर दिए। नैतिकता के स्तर क्या हैं? इन्होंने 3 नैतिकता के स्तर दिए। पहला जो आपका स्तर है वो है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जो 4 से 10 वर्ष की उम्र में लागू होता है, जिसे हम इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। तो जानते हैं इस स्तर में क्या क्या है, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर में क्या क्या है। तो इस स्तर में नैतिकता शून्य होती है। इस स्तर में नैतिकता क्यों शून्य होती है? क्योंकि 4 वर्ष का बालक आप समझ सकते हैं, उसको क्या पता कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पे लाल बत्ती होगी तो हम वहाँ पे जाना चाहिए, रोड पार करना चाहिए नहीं पड़ना। तो उसमें नैतिकता जो होती है, ये स्तर यही कहना चाहता है कि इस वर्ष के बालक में नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चों में सही गलत का निर्णय या उसका ज्ञान करना नहीं होता है। तो अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन? पहली जो है आपका बहुत ही प्रचलित अवस्था है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलती है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस स्टेज, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। इसमें जब हिंद ने चोरी की तो बच्चों को लगा कि हिंद को सज़ा मिलेगी, मगर क्यों सज़ा मिलेगी? उसमें ये थी कि उसकी पत्नी मौत से जूझ रही थी, तो लगा तो यही कि सज़ा मिलेगी, मगर एक तरफ से देखा जाए तो वो भी अपना बिल्कुल मजबूर था वहाँ पे, तो उतनी सज़ा का दायित्व वहाँ पे नहीं उठता है। दूसरा जो स्तर है आपका वो है साधनात्मक सापेक्षता और उन्मुक्ता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव इंडिविजुअलिज्म। इस अवस्था को जैसे को तैसा अवस्था भी कहते हैं। बहुत बार पूछा गया है पेपर में कि जैसे को तैसा अवस्था कौन सी है, किस स्टेज में आती है? तो आपका पहली स्टेज में आती है, प्री कन्वेंशनल स्टेज में आती है आपकी पहली अवस्था। तो इससे जैसे कि अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ये होता है कि जैसे बच्चा किसी बच्चे की पेंसिल तोड़ देता है। जैसे कोई बच्चा आप क्लास में देखते होंगे, एक बच्चे ने एक बच्चे की पेंसिल तोड़ दी, तो क्या करता है दूसरा बच्चा है वो भी तुरंत उसकी पेंसिल पकड़ के वो भी उसी तरह तोड़ देता है। तो इसी स्टेज में वो अवस्था आती है, जैसे को तैसा अवस्था कहते हैं, साधनात्मक सापेक्षता और उन्मुक्ता अवस्था कहते हैं। दूसरा जो आपका स्तर है वो दूसरा स्तर आपका कहलाएगा रूढ़िगत नैतिकता स्तर, जो 10 से 13 वर्ष की आयु में लागू होता है, जिसे हम कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं।
तो इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को, नियमों को, तरीक़ों को अपने अंदर समाहित कर लेता है और उसी के अनुसार सही या गलत का फैसला करता है। आपने देखा होगा कि यदि कहो किसी को मारने को कहो तो वो बोलेगा कि नहीं, हमारे पापा कहते हैं इसको नहीं मारना चाहिए, गाय को नहीं मारना चाहिए, या कहेंगे कि हमें हमारे घर वाले या हमारा भाई ये कहता है कि ये नहीं करना चाहिए। तो ये अवस्था इसी एज में लागू होती है कि इसमें बच्चा दूसरा जो कहता है ये पालन करो, वो तो उसी के तरीक़ों को अपने अंदर समाहित करता है, उसी के अनुसार वो सही गलत का निर्णय करता है या फैसला करता है। तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो आपका है गुड बॉय एंड गुड गर्ल स्टेज, मतलब अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने की अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है कि आपने देखा होगा बच्चों, आपने जैसे बच्चे से कोई काम कहा तो बच्चा जा कर के वो काम कर लाया, तो तो आपने उसको वाहवाही दे दी, शाबाशी दी कि भाई बहुत अच्छा बच्चा है, ये बहुत अच्छा बच्चा है, और तुरंत ही कहना मान जाता है। तो यही वो अवस्था होती है जब बच्चा अपने को अच्छा बनाने की कोशिश करता है और वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है कि भाई हम, हाँ देखो अच्छे हैं, तभी कर देता है। तो बस यही चीज़ आती है इस अवस्था में कि गुड बॉय एंड गुड गर्ल, बच्चा इसमें अच्छा बनने की कोशिश करता है, अच्छा बनने का मतलब प्रयास करता है। इस अवस्था में बच्चे अपने को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। इस अवस्था में बच्चा दूसरों के साथ भला बनकर उनसे वाहवाही प्राप्त करते हैं और ख़ुद को अच्छा लड़का समझते हैं। इसे ही गोल्डन रूल का विचार भी कहा गया है और गोल्डन रूल का विचार भी इसी में आता है। दूसरी जो आपकी अवस्था आती है वो है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था लाल बत्ती पार करते समय। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो उस नियमों पर चलता है, उसको पता होता है कि भाई लाल बत्ती मत पार करो, क्योंकि लाल बत्ती पार करने पर उसके पिताजी वहाँ पे चोटिल हो गए थे, वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो गया था, मान के चलिए डेथ हो गई थी। तो वो बिल्कुल वो स्टेज पे याद रखता है कि भाई लाल बत्ती पार करना नहीं चाहिए। तो यही कहने इस स्टेज में बस यही होता है कि यहाँ मतलब जो बच्चा कानून और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना को अपने अंदर विकसित करता है। उसके बाद अगली अवस्था क्या है, सबसे लास्ट स्टेज है आपकी, जो 13 वर्ष से ऊपर की होती है। 13 वर्ष के ऊपर में से बांटा गया है, जिसे कहते हैं हम उत्तर रूढ़िगत नैतिकता स्तर, हिंदी में, इंग्लिश में से पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, इस अवस्था में सही गलत का निर्णय बालक स्वयं से ले लेता है, ना कि समाज से। मतलब कि इस अवस्था में 13 वर्ष से ऊपर में जब बालक होता है तो जो सामाजिक निर्णय होते हैं, सही या गलत का फैसला होता है, बालक क्या करता है, अपने आप से करने लगता है। किसी के अकॉर्डिंग, किसी के मतलब हिसाब से वो नहीं चलता है, अपने हिसाब से सही गलत का निर्णय करने लगता है। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें क्या है, इसमें किशोर यह मानने लगते हैं कि नियम लोगों के लिए भले ही हैं, अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। जैसे लाल बत्ती का नियम तोड़ने से यदि किसी की जान बचती है तो नियम तोड़ देना चाहिए। ऐसा होता है जैसे किसी मान के चलिए आप जा रहे हैं और वो आदमी बिल्कुल, या कहीं आप चौराहे पे देख ले कोई बड़ा हादसा हो गया, जैसे कोई जाकर वहाँ चोटिल हो गया, तो आप ये नहीं करेंगे कि आप नहीं लाल बत्ती है अभी हम जाकर के उसको उठाएंगे, नहीं उसको हम अस्पताल नहीं ले जाएंगे, नहीं। तो इसमें क्या होता है, स्थिति के अनुसार से मतलब यहाँ पे फिर नियम नहीं देखते हैं, हम जाकर के तुरंत लाल बत्ती वाला नियम तोड़ करके जाकर के चौराहे से व्यक्ति को उठाते हैं, उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो इस नियम का सीधा सा अर्थ बस यही है, वो किशोर इतने डेवलप, इतने अपने सोचने में सक्षम हो जाते हैं कि सोचते हैं भाई यहाँ पे नियम पालन करना सही नहीं है, जा करके उसको उठा करके उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तो बस ये स्टेज यही आती है, जिसे इस स्टेज के माध्यम से बस यही होता है। उसके बाद दूसरी जो सबसे लास्ट स्टेज है, तो लास्ट स्टेज है सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत और उन्मुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, इसमें किशोर किसी दूसरे के विचारों के माध्यम से नहीं बल्कि अपने विचारों के माध्यम से चलता है। इसमें किशोर किसी दूसरे के लाभ के लिए अपनी जान पर तक खेल जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई उसका बड़ा है, वो कहता है कि भाई ऐसा करिए, उसके पास मत बैठना है, उसकी सहायता मत करना, ऐसा कुछ नहीं होता। इस स्टेज में बालक अपने हिसाब से चलने लगता है और यदि किसी की जान या कोई भी भले के लिए क्या करता है, कहीं कहते जान तक भी दे जाता है इन सब चीज़ों के लिए, भलाई के लिए, या इतना वो तब डेवलप हो चुका हो, इतना विकसित हो जाता है, कहने का मतलब उसके अंदर थोड़ा परोपकारिता का भाव आ जाता है। तो ये थे आपके कोहलबर्ग जी के नैतिकता के स्तर। इन्होंने 3 स्तर दिए हैं, उनके हर स्तर के 2-2 सब स्तर हैं। तो उन्हीं के माध्यम से कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत वो हुआ।
कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे संज्ञानात्मक विकास की तरह नैतिक विकास अवस्थाओं से भी गुजरते हैं। ये अवस्थाएं आयु से संबंध रखती हैं। कोहलबर्ग द्वारा सुनाई गई कहानियों और साक्षात्कार द्वारा पता चला कि बच्चे नैतिक दुविधा का सामना कर रहे हैं। तो कहानी के माध्यम में उन्होंने क्या चाहा, ऐसे हैं जैसे कोई आपका दूसरा उदाहरण ले लिया जाए। जैसे किसी आजकल के जो उदाहरण हैं वर्तमान के, जैसे कहीं किसी लड़की को जैसे उसके शादी या उसमें किसी वर चुनने को मिला, तो उसमें क्या है, तो एक लड़का जो है वो काफ़ी शरीर या उसके सूरत से काफ़ी सुंदर है। दूसरा है कि वो है तो बहुत बदसूरत, बिल्कुल दो उसका है, मगर उसके पास क्या है कि उसके पास नौकरी है, वो पढ़ने में काफ़ी स्मार्ट है, ऐसा कुछ है। तो उसमें भी सिलेक्शन में फिर ये आ जाती है कि दुविधा हो जाती है कि हाँ ये देखें कि वो देखते हैं। तो इस प्रकार की दुविधाओं भरी कहानी ही कोहलबर्ग जी ने बच्चों को सुनाया और देखा कि बच्चे दुविधा में पड़ गए, उनके आगे उलझने आ गई। तो इसी को मॉरल डिलेमा या नैतिक दुविधा कहा गया। छोटा बच्चा अर्थात 9 वर्ष की आयु से पहले वह एवं प्रभावी व्यक्तियों के संदर्भ में चिंतन करता है। 9 वर्ष से पहले प्रभावी व्यक्तियों के उसे अपने आप से चिंतन नहीं कर पाता है। तो इसी दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे देख करके आप जरूर जाइएगा। कोहलबर्ग से संबंधित कोई भी पॉइंट इसमें आपको छूटा नहीं मिलेगा। सारे स्तरों का अच्छे से विश्लेषण है। दोस्तों यदि हम हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल 8127 आदित्य एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।